Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 10th, the Never Never Nest. Explanation we have already seen. Today we'll see the exercise, word meaning, exercise and question answer we shall see today. तो आज हम लोग ने जा रहे हैं द नेवर नेवर नेस्ट का जो एक्सरसाइज भाग है उसको हम आज करने जा रहे हैं. मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. तो हमने पाठ पढ़ते समय इसका अर्थ देख लिए हैं, फिर भी और एक बार हम लोग देख लेते हैं. लॉन्ज क्या अर्थ होता है लॉन्ज का? अ रूम इन अ हाउस दैट इज यूज्ड फॉर सिटिंग और इंटरटेनिंग गेस्ट्स. तो घर में एक कमरा होता है जो कि जहां पर बैठने का काम किया जाता है या यहाँ पर हम रिक्रेशन या बैठने का काम करते हैं, या तो मेहमानों को वहां बैठा जाया जाता है. प्रतीक्षालय हम कह सकते हैं या तो पार्लर कह सकते हैं. तो पार्लर को हम दूसरे शब्द में लॉन्ज कहते हैं. दूसरा शब्द है रेडियोग्राम, एन इंटरटेनमेंट डिवाइस दैट कंबाइन अ रेडियो एंड अ रिकॉर्ड प्लेयर और अ ग्रामाफोन. तो आजकल तो यह समाप्त सा हो गया है. रेडियोग्राम एक मतलब मनोरंजन का एक डिवाइस है, यंत्र है, जिसमें कि दोनों होता है, टू इन वन. मतलब रेडियो भी होता है और उसमें टेप रिकॉर्डर से गाना सुनने के लिए कैसेट से हम उसमें कैसेट डाल करके भी गाना सुन सकते थे. उसको कहा जाता है रेडियोग्राम, क्योंकि अभी मोबाइल इत्यादि आने के बाद ये अभी खत्म सा हो गया है. फिर आगे देखते हैं हम लोग विल्ला. विल्ला का अर्थ होता है लार्ज एंड लग्जरियस कंट्री रेजिडेंस. लार्ज एंड लग्जरियस कंट्री रेजिडेंस. तो विल्ला जो है कंट्री रेजिडेंस मतलब देहात क्षेत्र में एक ही जो बहुत ही आरामदायक और विशाल जो बिल्डिंग बना होता है उसको कहा जाता है विल्ला, गांव के क्षेत्र में. फिर श्रिक. श्रिक का अर्थ होता है हाई लाउड क्राई, बहुत जोर से चीखना. बहुत जोर से चीखना उसको कहा जाता है श्रिक. तारतार. तारतार मतलब एन इरिटेबल पर्सन, जिस पर्सन से हमको बहुत अधिक परेशानी होती है, जो बहुत अधिक चिड़चिड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति को तारतार कहा जाता है. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं फ्यू. तो एक तरह का मतलब राहत महसूस करना. फ्यू एक एक्सप्रेशन है जो कि किसी जो बहुत अधिक परेशान करने वाला व्यक्ति है, उसके सरे जाने पर व्यक्ति को जो राहत महसूस होता है, तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. तो एक्सप्रेसिंग शॉक और रिलीफ. रिलीफ मतलब भाई सुकून, आराम. जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा व्यक्ति जब चला जाता है, छोटे छोटे बातों पर वो गुस्सा होता है, और जब ऐसे व्यक्ति चला जाता है, जैसे कि आंट जेन आई हुई थी और बहुत अधिक परेशान कर रही थी किसको, जैक को, और उसके चले जाने के बाद वो इस शब्द का प्रयोग करता है फ्यू. मोटो. मोटो का अर्थ होता है उद्देश्य. यहाँ गाइडिंग स्लोगन बोला गया है, उद्देश्य. पाउंड, द यूनिट ऑफ मनी इन द यूनाइटेड किंगडम वर्थ 100 पेंस. तो यूनाइटेड किंगडम में एक पैसे का क्या है, यूनिट होता है. पैसे का एक यूनिट होता है. जैसे 100 पेंस मिला करके एक पाउंड का निर्माण होता है. जैसे कि भारत में 100 पैसे से एक रुपया बनता है, उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में 100 पेंस से एक पाउंड बनता है. Shilling, a British coin in use till 1971. तो ये ब्रिटिश सिक्का है जो कि चलन में था 1971 तक. अभी ये चलन में बंद हो गया है. अबसर्ड. अबसर्ड मतलब नॉट लॉजिकल, बेतुका, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, उसको कहा जाता है अबसर्ड. ऐसे ही कुछ बोल देना. रिलेंट. रिलेंट का अर्थ होता है पछतावा. फाइनली अग्री टू समथिंग आफ्टर इनिशियल रिफ्यूज. बहुत सारा चीज ऐसे होता है कि हम प्रारंभ में जो है हम इनकार करते रहते हैं, लेकिन बाद में हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके लिए ही ये रिलेंट. लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पछतावा होता है. मार्क्स एंड स्पेंसर. मार्क्स एंड स्पेंसर अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल रिटेलर ऑफ गुड्स. तो ये ब्रिटिश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि सामान बिक्री करती हैं. गुड्स मतलब सामान बिक्री करते हैं. Thingamy. Thingamy, a word used in spoken English when name of the object has been forgotten. तो कई बार स्पोकन इंग्लिश में कुछ चीजों के नाम हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए जब हम चीजों के नाम भूल जाते हैं तो थिंगमी शब्द का प्रयोग करते हैं. एंडोर्स, टू पुट सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ चेक इन ऑर्डर टू मेक इट एबल टू बी पेड टू समवन. तो चेक के पीछे
सिग्नेचर करना उसको कहा जाता है एंडोर्स, ताकि अगर उस चेक को बैंक में व्यक्ति लेकर के जाता है तो पैसा उसका भंजा जाएगा, मतलब बैंक उसको पैसा देगी। इतना हमने वर्ड मीनिंग देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जो हमने पाठ पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद हमारा क्या समझ है, हम कितना समझ पाए हैं, उसको परखने के लिए दिया गया है आगे सारणी। Read the questions or the statement given in column A column first, and say who asked these questions or made these statements to whom and in which context। तो यहाँ कॉलम, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से इसको कॉलम कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल इस तरह का जो लाइन है उसको रोज कहा जाता है। तो पहला कॉलम में कुछ स्टेटमेंट या तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चंस और स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन या स्टेटमेंट, कुछ शब्द दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसको किसने कहा, हु सेड मतलब किसने कहा, और किसको कहा, टू हुम मतलब किसको कहा, और इन विच कॉन्टेक्स्ट, तो उस समय क्या बातें हो रही थी या कौन सी परिस्थिति में ये बातें उनके द्वारा कही गई, ये हम देखने जा रहे हैं। चूंकि हमने पाठ पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा और एक हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। What do you think of your little nest, Aunt Zen? What do you think of our little nest, Aunt Zen? तो ये हमारा जो छोटा सा घोंसला है, इसके बारे में आंट जेन आप क्या सोचती हैं? ये हमारा छोटा सा जो घर है, आपको कैसा लगा? तो इस कथन को किसने कहा? तो ये कथन जो है जिल के द्वारा कहा गया। और किसके लिए, किससे बोलती है वो? आंट जेन से बोलती है। कब बोलती है, क्या बातें हो रही थी उनके बीच में, तब ये बात आता है। टॉकिंग अबाउट द होम, जब उन लोग घर के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा ये जो घर है आपको कैसा लगा, तब जिल जो है इसको आंट जेन से वो बोलती है। सेकंड, नो नो आंट जेन यू मिसअंडरस्टूड मी। नहीं नहीं आंट जेन, आप मुझको गलत समझ रही हैं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मिसअंडरस्टूड मतलब यू मिसअंडरस्टैंड मी, मतलब आपको कुछ गलत फहमी हुई, आप मुझको गलत समझ रही हैं। तो ये जो बातें हैं वो कौन बोलता है? जैक बोलता है। किससे बोलता है? आंट जेन से बोलता है। तो क्या के उपलक्ष्य में क्या, कौन सा परिस्थिति थी या क्यों इस तरह की बातें बोलता है? लिविंग इन ऑन होम, क्योंकि वह अपने ही घर में रहता है। और आंट जेन ने उससे कहा था कि अगर तुम किराया नहीं दोगे तो तुमको घर से बाहर रोड में निकाल दिया जाएगा। और इसी को वो डिफेंड करता हुआ बोल रहा है कि नहीं नहीं आंट जेन, आप मुझको आप गलत समझ रही हैं, क्योंकि हमने इसको, इस घर को किस्तों में हमने खरीद लिया है। नेक्स्ट, थर्ड, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। तो मैं इस क्रिसमस में, मेरा सैलरी जो है 10 पाउंड होने जा रहा है। तो ये किसने कहा था? तो ये जो बात कही गई थी ये जैक के द्वारा कहा गया था। और वो किससे कहा था? जिल से कहा था। क्या के बारे में? अबाउट द पेमेंट, मतलब अपने सैलरी के बारे में, अपना जो नौकरी करता है और उससे जो पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, उसके एवज में इसने ये बात जिल से कही थी। नेक्स्ट, there are only too glad to loan you any amount you like on note of a hand alone। So they are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone। तो उन लोग बहुत खुश होते हैं, आप जितना पैसा लेना चाहेंगे उन लोग दे देंगे, केवल आपको एक लिखित में देना होगा, बस इतना ही। तो ये बातें कही गई हैं किसके द्वारा? जिल के द्वारा कही गई है। और किससे वो बोलती है? आंट जेन से बोलती है, वो आंट जेन से बोलती है। और वो क्या परिस्थिति था, कब ये बात बोलती है? गेटिंग लोन फ्रॉम थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। तो जब लोन होता है, जो संगठन है क्या, थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, इससे लोन लेने की बात होती है, तब ये बातें वो आंट जेन से वो बोलती है। पांचवा देखते हैं हम लोग, आंट जेन, इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। तो आंट जेन, क्या आपको कुछ हुआ है, क्या आप लेटना चाहती हैं? तो ऐसा ये वाक्य जो है बोला गया है किसके द्वारा? जैक के द्वारा बोला गया है। किसको बोलता है वो? आंट जेन को बोलता है। कब बोलता है वो? अबाउट पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि वो सब चीज को, वो बैठी हुई थी कुर्सी पर और वो बातें होती हैं, क्योंकि
उसको किस्त नहीं पटाया है, पूरा किस्त नहीं पटाया है, और वो कुर्सी जो है जैक और जिल का पूरी तरह से वो कुर्सी नहीं हुआ है, वो अधूरा है। और इस बात को सुन करके वो अचानक से वो उछल पड़ती है, और तब मिस्टर जैक बोलते हैं कि कुछ हुआ है क्या, आप लेटना चाहती हैं, इस तरह की बात वो बोलता है। छठवां, एर थैंक यू, एर थैंक यू आंट जेन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। सॉरी। छठवां, एर थैंक यू आंट जेन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। तो ये जो कथन है किसके द्वारा बोला गया था, कि ये बोला जा रहा है कि आप कितनी अच्छी हैं, आप मतलब आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो ये जो शब्द है ये वाक्य है जिल के द्वारा बोला जाता है। किसको बोलती है वो, आंट जेन को बोलती है। When she gives the check, जब वह उसको क्या देती है, वो चेक देती है। जब आंट जेन जिल को चेक देती है तब ये बात जिल जो है वो बोलती है। आगे देखते हैं सतवां, गुड बाय आंट जेन एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट। तो ये कथन भी जिल बोलती है, किससे, आंट जेन से, क्योंकि जब वो चेक दे देती है किसको, जिल को, तो जब वो जाने लगती है चेक दे करके तो बोलती है कि बाय बाय और बहुत बहुत धन्यवाद क्या के लिए, इस उपहार के लिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया ये जो टेबल में, और पाठ भी हमको समझ में आ गया क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था पाठ को। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ कुछ प्रश्नों के प्रश्न दिए हुए हैं और हमको उसका उत्तर देना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में इसी से बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो पहला है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है और उसमें कुछ विकल्प भी दिए गए हैं, और उस सही विकल्प को उसको आपको चयन करना है। तो फर्स्ट वन, व्हाई डिडंट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस। क्यों जैक और जिल जो है अपने घर के लिए किराया नहीं, अपने घर का किराया नहीं देते थे। रेंट, रेंट का अर्थ होता है किराया। दे डिडंट पे द रेंट, वे किराया नहीं देते थे, बिकॉज क्योंकि दे वेर टू पुअर टू पे द रेंट, क्योंकि वे बहुत गरीब थे और वो किराया देने नहीं सकते थे। ये तो सही नहीं है, गलत है। फिर अगला बी नंबर देखते हैं, दे वेर स्टेइंग इन द हाउस इलीगली। तो वे घर में अवैध तरीके से रह रहे थे। सी नंबर, दे हैड बोट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स, उन्होंने इस घर को किस्तों में खरीद लिया था, पूरा किस्त अभी तक पटा नहीं था। तो सी नंबर जो है, सी विकल्प वो सही आंसर है। दूसरा, हाउ मच डिड आंट जेन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट। तो आंट जेन ने कितना अधिक जैक और जिल को, कितना अधिक का वो सिक दिया जैक और जिल को उनके शादी के उपहार के रूप में, वेडिंग प्रेजेंट मतलब शादी के उपहार के रूप में उन्होंने कितने का सिक दिया। 100 पाउंड्स, 200 पाउंड्स, 1000 पाउंड्स। इसको आप ख्याल रखना, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वो 200 पाउंड्स दी थी, 200 पाउंड्स उनके शादी में उपहार के रूप में दी थी। लेकिन वो मतलब वो खुद ही भूल गई थी और सोचती है उनके घर की परिस्थिति को देख करके, बहुत सारा नया नया शेर है, पियानो है, रेडियोग्राम है, उनका बहुत सारा फर्नीचर है, उन सबको देख करके बोलती है कि कहीं गलती से मैं 200 की जगह 2000 तो नहीं दिखती थी। तो 2000 जो है वो मतलब गलतफहमी हो रहा था कि गलती से मैं 2000 पाउंड तो नहीं लिखती थी, वो ऐसा सोच रही थी। तो उनको प्रेजेंट के रूप में वो कितना का चेक दी थी, वो 200 पाउंड ओनली। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। थर्ड नंबर, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार। तो जैक और जिल जो है कार को प्राप्त करने के लिए, कार को खरीदने के लिए कितना पैसा वो चुकाए थे। 5 पाउंड्स, 10 पाउंड्स, 500 पाउंड्स। तो उन्होंने 5 पाउंड्स, 5 पाउंड उन्होंने दिया था, और 10 पाउंड्स जो है इस उनको उपहार के रूप में आंट जेन उनको देती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो क्या है, 5 पाउंड्स। चौथा, व्हाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। क्यों आंट जेन जो है वो बिस्तर पर लेटने से इनकार करती है। लाई डाउन मतलब लेटना, द बेड मतलब बिस्तर पर लेटने से आंट जेन क्यों इनकार करती है। शी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड, वो बिस्तर पर नहीं लेटती है, बिकॉज क्योंकि
शी वॉज एंग्री विथ जैक एंड जिल, क्योंकि वो जैक और जिल से बहुत क्रोधित थी। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, ये सही नहीं है। फिर द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, क्योंकि वो जो बिस्तर था वो जैक और जिल का पूरी तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने घर को किस्तों में खरीदा था और जो है वो किस्तों को किस्त पटाना भी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए ये जो उत्तर है बी नंबर, ये सही है। शी वॉज इन अ हरी टू लीव द हाउस ऑफ जैक एंड जिल, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। इसका अर्थ यही बताया जा रहा है कि वह बहुत जल्दी में थी उनका घर को छोड़ने के लिए, जैक और जिल के घर को छोड़ने के लिए वो जाना चाहती थी और इसीलिए वो अपने बिस्तर पर, उनके बिस्तर पर नहीं लेटी। ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन बी ऑप्शन जो है सही है। पांचवा, व्हाई डिड आंट जेन गिफ्ट अ चेक ऑफ 10 पाउंड्स टू जैक एंड जिल, क्यों आंट जेन ने 10 पाउंड का 10 पाउंड चेक का उन्होंने उपहार स्वरूप दिया। वाई डिड आंट जेन, क्यों आंट जेन ने उनको उपहार स्वरूप 10 पाउंड का चेक दिया। बिकॉज जैक एंड जिल आस्क्ड आंट जेन टू हेल्प देम विथ अ चेक, क्योंकि जैक और जिल जो है उन्होंने आंट जेन से आग्रह किया था कि वह उनको मदद करे। तो ये तो उन्होंने कभी आग्रह नहीं किया, तो ये विकल्प सही नहीं है। बी नंबर, जैक एंड जिल वांटेड टू रिपे देयर लोन्स, जैक और जिल जो है जो लोन लिए हुए थे उसको नुक चुकाना चाहते थे, ये भी सही नहीं है। सी नंबर, Aunt Jane thought that Zack and Jill could make full payments for at least one of their bills. तो Aunt Jane ने सोचा कि कम से कम जैक और जिल जो है वो किसी एक बिल को पूरी तरह पूरा पैसा चुका दें, और कम से कम उनके पास ये कहने का तो अधिकार होगा कि ये चीज मेरा है, मतलब सब चीज उधारी में नहीं रहेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। अगला देखते हैं, सिक्स, What did Zack intend to do with the 10 pound check? तो जैक का क्या इरादा था, इंटेंड मतलब क्या इरादा था, क्या मकसद था, वो क्या करना चाहता था इस 10 पाउंड चेक से, क्या करना चाहता था। He wanted to pay off installments of the doctor, वो डॉक्टर के पास जो किस्त फंसा हुआ था उसको चुकाना चाहता था, उसका पूरा पेमेंट करना चाहता था। ये तो सही ऑप्शन नहीं है। He wanted to pay off the installments for the house, वह घर का जो किस्त था उसको वो पटाना चाहता था। He wanted to pay off the installments for the car, इन सी ऑप्शन सही है, उन्होंने कार भी क्या था किस्त में लिया था और उस कार का जो किस्त बचा हुआ था उसको पूरी तरह से चुका देना चाहता था। कौन? मिस्टर जैक। छठवां समाप्त हो गया। अगला देखते हैं, सातवां नंबर। How many persons were present in the house when Aunt Jane visited Zack and Jill? तो आंट जेन जब जैक और जिल के घर में आती है तो वहां कितने लोग उपस्थित थे, या तो उस घर में कितने लोग थे। तो पहला 4, 5, 6, तो जो ए ऑप्शन है वो सही है। तो हम लोग जान लेते हैं जब आंट जेन जैक और जिल के घर में आए तो कितने लोग थे। तो जैक और जिल हो गया, फिर वहां नर्स भी थी और एक छोटा बच्चा बेबी भी था, तो टोटल कितने लोग थे, 4 लोग थे। इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यहाँ समाप्त हो गया और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। आगे हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। एक मिनट। तो द नेवर नेवर नेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, तो पाठ्य पुस्तक से दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड आंट जेन। तो उन चीजों का वर्णन करो, जैक और जिल के उन चीजों का, घर के उन चीजों का वर्णन करो जो कि आंट जेन को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो जैक और जिल के घर का कौन कौन सा चीज जो है आंट जेन को प्रभावित किया, उसका नाम लिखना है। तो जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग्स
दैट इम्प्रेस्ड आंट जेन वेयर द लॉन्स। तो जैक एंड जिल के घर में जो चीजें थी जो को बहुत अधिक आंट जेन को प्रभावित किया, वो क्या था? पार्लर था, लॉन्स मतलब प्रतीक्षालय था। द फर्नीचर, टेबल और कुर्सियां जो वहां पर लगे हुए थे वो थे। द कार था। पियानो, पियानो मतलब एक हारमोनियम की तरह लेकिन बहुत बड़ा होता है, वो वाद्य यंत्र था। और द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज था। एंड द रेडियो। तो ये सब सभी चीजें जो थी आंट जेन को बहुत अधिक क्या किया? प्रभावित किया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई वॉज आंट जेन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक? ये परीक्षा में आ भी चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि आंट जेन अपना चेक को लेकर के जो उपहार स्वरूप जैक और जिल को दी थी उसको लेकर के वो क्यों चिंतित थी? वरीड मतलब क्यों चिंतित थी? उपहार को लेकर के क्यों चिंतित थी? आंट जेन वॉज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक्स। आंट जेन जो है जो उपहार स्वरूप जो चेक दी थी उसको लेकर के वो बहुत चिंतित थी। बिकॉज क्योंकि सी थॉट, उन्होंने सोचा, दैट सी हैड गिवन 2000 पाउंड्स, कि उन्होंने सोचा कि वो 2000 पाउंड दे दी है। इंस्टेड ऑफ 200, 2000 मतलब 200 के बदले वो 2000 पाउंड दे दी है। कैसे? बाय मिस्टेक, मतलब गलती से वो 2000 पाउंड दे दी है, वो ऐसा सोच रही थी, इसलिए वो बहुत अधिक चिंतित थी। क्वेश्चन नंबर 3। Why did Zack say that it was better to be Mr. Owner than to be Mr. Tenant? क्यों जैक ऐसा बोलता है कि हमको किराएदार होने की अपेक्षा मालिक होना अच्छा है? क्यों? मिस्टर ओनर मतलब मालिक होना हमारे लिए किराएदार की अपेक्षा अधिक अच्छा है। बेटर मतलब अधिक अच्छा है। आंसर, जैक सेड दिस बिकॉज ही रियलाइज्ड, जैक ने इसको इसलिए कहा कि उसको एहसास होता है, अनुभव होता है। ही रियलाइज्ड मतलब उसको एहसास होता है दैट इट वाज अनइकोनॉमिक टू पे रेंट ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि साल दर साल जो किराया उनको चुकाना पड़ता था उससे उनको घाटा हो रहा था, उससे अधिक पैसा खर्च हो रहा था। when he could buy the when he could buy and enjoy a home for 10 pounds, और जबकि वो खरीद सकता था और उसका मजा ले सकता था, आनंद ले सकता था, खुद का घर खरीद सकता था कितने में? 10 पाउंड्स में। और इसीलिए वो मतलब बोलता है कि मिस्टर किराएदार होने की अपेक्षा मालिक होना अधिक अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Why did Aunt Jane say that she would take a bus rather than go by Zack's car? क्यों आंट जेन ऐसा कहती है कि वह बस से चली जाएंगी लेकिन उसकी कार से वो नहीं जाएंगी? रादर देन गो बाय जैक्स कार, उसकी कार से वो नहीं जाएंगी, क्यों ऐसा वो बोलती है? आंट जेन सेड, आंट जेन ने कहा, दैट सी वुड टेक अ बस, कि वह बस से चली जाएगी, रादर देन गो बाय जैक्स कार, उसके कार से जाने के बदले में। बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट एंटायरली देयर्स, क्योंकि ये जो कार था वो पूरी तरह से जैक और जिल का अभी तक हुआ नहीं था, क्योंकि किस्त अभी पटाना बाकी था और इसीलिए वह उधारी था। और उधारी की चीजों को आंट जेन बिल्कुल पसंद नहीं करती है और इसलिए उसके कार से भी बस स्टैंड तक जाने के लिए वो तैयार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What did Jill do with the 10 pound check presented by Aunt Jane? तो जिल उस 10 पाउंड चेक से जो कि आंट जेन के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था उससे जिल क्या करती है? उस पैसे से या तो उस चेक से वो क्या करती है? 10 पाउंड जो दिया गया था उससे। जिल पोस्टेड टू डॉक्टर मार्टिन द 10 पाउंड चेक्स प्रेजेंटेड बाय आंट जेन। तो जिल जो है वो पोस्ट कर देती है किसको? डॉक्टर मार्टिन को पोस्ट कर देती है जो 10 पाउंड चेक जो कि उपहार स्वरूप आंट जेन की ओर से मिला था उसको। टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो अपना आखिरी किस्त चुकाने के लिए उसको दे देती है, किसको? डॉक्टर मार्टिन को। ऑफ देयर बेबी, ताकि वो उससे क्या कर सके, जो बच्चा है वो उनका हो सके। अभी तक तो हमने सुना था कि जो कार इत्यादि हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, या तो जमीन इंस्टॉलमेंट में लेते हैं या तो बाकी चीजों को लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चे की बात भी की जा रही है, क्योंकि ये बच्चे भी उनका खुद का नहीं था, उन्होंने उधारी में बच्चे भी लिया था और उनका भी किस्त पटाना बाकी था, और इसीलिए किस्त वो किसको पोस्ट कर देती है? डॉक्टर मार्टिन को। तो एक उस मनोरंजन बहुत ही मजेदार पार्ट है क्योंकि ह्यूमर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6।
Many people are in the habit of buying things on installment. तो बहुत सारे लोगों का एक आदत होता है कि उन लोग बहुत सारी चीजों को किस्तों में खरीदते हैं. डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड? क्या आप इस तरह के चलन को, ट्रेंड मतलब इस तरह के चलन को क्या आप सपोर्ट करते हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आप अपना कारण दे करके उत्तर दीजिए. तो आई सपोर्ट दिस ट्रेंड. तो ये उत्तर जो होता है अलग अलग हो सकता है आपके विचार से. आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप इसको सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं. तो मैंने ये सकारात्मक सपोर्ट के पक्ष में उत्तर बनाया हुआ हूँ. आई सपोर्ट दिस ट्रेंड. तो मैं इस चलन को सपोर्ट करता हूँ बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पर्सन बिकम्स प्रैक्टिकल, जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाता है विथ रिगार्ड्स टू बाइंग थिंग्स, चीजों को खरीदने को लेकर के, इन सॉरी इन इजी इंस्टॉलमेंट, आसान किस्तों में वो खरीद सकता है. ही कैन बाय एंड ऑन द थिंग्स. तो वह आसान किस्तों में चीजों को खरीद सकता है और उसको अपने अधीन वो ले सकता है. ऑन मतलब उसका स्वामित्व हो सकता है. विथ अ लिटिल डिफिकल्टी, थोड़े से परेशानी के साथ. इन पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स, केवल उसको दिक्कत होता है क्या, किस्त को चुकाने में केवल थोड़ा सा दिक्कत होता है. और वो आसान किस्तों में जो भी चीज चाहता है वो खरीद करके उसका आनंद वो ले सकता है. नहीं तो वो पैसा अगर उनके पास रहता हो नहीं रहेगा तो चीजों को खरीद भी नहीं सकेगा और उसका आनंद भी वो नहीं ले सकेगा, अगर पूरी पैसे की बात की जाए तो. क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले. तो उस परिस्थिति का वर्णन करो जो कि आप इस एकांकी में सबसे अधिक मजेदार या तो मनोरंजक पाते हो. क्या परिस्थिति है, कौन सी लाइन है? Why just one more installment and baby's really ours. तो यहाँ जिल बोलती है क्यों, केवल और एक हमको किस्त की जरूरत है और केवल एक किस्त ही बाकी है, उसके बाद तो बच्चा पूरा हमारा हो जाएगा. मतलब अभी तक तो हमने सुना था चीजों को लोन लेते हुए या तो उधारी लेते हुए, लेकिन इन्होंने तो बच्चे को भी उधारी ले लिया है और उसका भी किस्त क्या है, बाकी है. बच्चे को भी खरीद लिया, उनका खुद का बच्चा नहीं है और उसको भी उनका किस्त पटाना बाकी है क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है और उसके बाद ये बच्चा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा. तो ये बहुत ही मजेदार लाइन है इस एकांकी में. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट. तो इसका जो शीर्षक है द नेवर नेवर नेस्ट, इससे आप क्या समझते हो? क्या आप कुछ दूसरा टाइटल भी दे सकते थे? कुछ यहाँ क्वेश्चन छूट गया है तो ऐसा लिखा हुआ है. द टाइटल नेवर नेवर नेस्ट हियर मीन्स, तो यहाँ पर जो टाइटल है नेवर नेवर नेस्ट, इसका अर्थ यहाँ यही है द पर्सन हु लिव्स इन अ होम. तो व्यक्ति जो है वो कहाँ रहता है, घर में रहता है. एंड ही पेज द इंस्टॉलमेंट मंथली, और वह किस्त जो है वह हर महीने चुकाता है. टू ऑन इट, ताकि वह इसको अपना सके, तो उसका हो जाए ये घर. ही डजंट ऑन दिस हाउस हिज होम इजीली. तो इस घर को वह आसानी से मतलब अपना स्वामित्व या अपना हक नहीं जता पाता है. तो इसीलिए हम लोग इस टाइटल को हम उपयुक्त जो टाइटल अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं. द न्यू टाइटल शुड बी ओन अ होम. ओन अ होम मतलब ये टाइटल होना चाहिए क्योंकि इस कहानी में व्यक्ति जो है वो कहानी वो पैसे इंस्टॉलमेंट में किस्तों में पैसे को देता है और उस घर को अपनाना चाहता है. तो जो टाइटल होना चाहिए वो ओन अ होम मतलब घर को अपनाना. सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तो पाठ के अलावा जो पुस्तक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अलावा कभी कभी परीक्षा में बाहर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पाठ से संबंधित, और कई बार ये परीक्षा में आ भी चुका है. तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन. व्हाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड. आंट जेन जो है वह बिस्तर पर क्यों लेटने से इनकार कर देती है? आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड. तो आंट जेन बिस्तर पर लेटने से इनकार कर देती है बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल कंप्लीटली. क्योंकि जो बिस्तर था वो पूरी तरह से जैक और जिल का नहीं हुआ था अभी तक, क्योंकि अभी तक इस पठान उनको बाकी था और इसीलिए आंट जेन जो है उसमें लेटने से इनकार कर देती है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मच डिड जैक अर्न. तो कितना अधिक जैक कमाता था? हाउ मच डज ही पे टुवर्ड्स द इंस्टॉलमेंट्स. और वह किस्तों में कितना अधिक पैसा वो भरता था. अब सब चीजों का अगर किस्त में पटाता था तो टोटल कितना मतलब उसका पैसा आता था.
एंड हाउ कुड ही मैनेज टू पे इट, और वो कैसे उसको मैनेज कर लेता था पेमेंट करने का। तो जैक अर्न 6 पाउंड्स, तो जैक जो है वो 6 पाउंड्स कमाता था। ही पेज 7 पाउंड्स 8 and 8 pence, तो वो लगभग 8 पाउंड उसको चुकाना पड़ता था, लगभग बोल रहा हूं मैं क्योंकि 7 पाउंड्स 8 and 8 pence बोला गया है, तो लगभग 8 पाउंड उसको किराए के रूप में किस्तों में उसको चुकाना पड़ता था। टुवर्ड्स द इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में चुकाना पड़ता था। He manages to pay it in installments, और वो इसको कैसे चुकाता था, किस्तों में ही थोड़े थोड़े करके वो चुकाता था। उसका जो कमाई था वो बहुत कम था, लेकिन खर्चा जो है वो उसकी कमाई से अधिक था। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर था ये खत्म हो गया, और कुछ बाकी है जो कि हम लोग ग्रामर के भाग से हम लोग देखेंगे, ग्रामर भाग से आगे हम लोग देखेंगे। 1 minute. Next we'll see from the grammar. तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया, 2 से 9 तक क्वेश्चन था, और इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमने उसको देख लिया। अब आगे देखते हैं वोकैबुलरी, शब्द ज्ञान, हमको अर्थ भी जानना जरूरी है। टिक द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड, तो यहाँ पर बोल्ड मतलब कुछ गाढ़ा किया हुआ है, उसका अर्थ, उसका सही अर्थ जो ऑप्शन में दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है, उसमें कौन सही अर्थ होगा उसको हमको टिक करना है। तो यहाँ पहला है चार्मिंग सच अ कोजी लिटिल रूम, तो कितना ही मतलब बहुत सुंदर और आरामदायक छोटा सा कमरा था। तो हमको कोजी का अर्थ जानना है। कोजी का अर्थ होता है आरामदायक, कोजी का अर्थ जो होता है आरामदायक होता है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कॉस्टली, कॉस्टली का अर्थ तो होता है महंगा, तो ये तो आरामदायक नहीं हुआ। बी नंबर क्यूट, क्यूट का अर्थ होता है सुंदर, ये भी आरामदायक नहीं हुआ। तो सी नंबर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का अर्थ होता है आरामदायक, तो कोजी का अर्थ होता है आरामदायक। फिर दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, आंट जेन सडनली, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इज इट योर्स। तो आंट जेन अचानक से बोलती है, जैक मैंने कुछ सोचा है, क्या ये कार, क्या ये कार तुम्हारा है। कौन बोलती है, आंट जेन। जिल ऑफ कोर्स इट्स आवर्स, तो जिल बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये तो हम लोगों का कार है। आंट जेन ऑल योर्स, तो आंट जेन बोलती है कि पूरा का पूरा तुम्हारा है। जैक वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, तो यहाँ पर जैक जो बोल रहा है नहीं पूरा का पूरा तो हम लोगों का नहीं है। तो एग्जैक्टली का अर्थ है पूरा का पूरा, है ना। एग्जैक्टली का अर्थ क्या है यहाँ पर, पूरी तरह से, पूरा का पूरा। तो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा कंप्लीटली होना चाहिए अर्थ कहीं पर। तो यहाँ देखो इमीडिएटली, एग्जैक्टली का अर्थ इमीडिएटली मतलब तुरंत, ये तो अर्थ नहीं है एग्जैक्टली का। कंप्लीटली पूरी तरह से, तो ये सही अर्थ है बी नंबर। करेक्टली ठीक ठाक से, ये भी सही नहीं है लेकिन, तो कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से क्या है, ये कार उनका नहीं था क्योंकि किस्त अभी पूरा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बी जो विकल्प है वो सही है। तीसरा, नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू। तो आंट जेन बोलती है कि अभी हमको बताओ कि सबका हिसाब करके बताओ कि पूरा खर्च जो है किस्तों में कितना पड़ता है। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट्स का अर्थ पूछा जाता है, पूछा जा है। इंस्टॉलमेंट का अर्थ जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा चुकाते हैं, पूरा पेमेंट नहीं करते हैं लेकिन आधा आधा, हाफ हाफ पेमेंट या तो पार्ट पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का अर्थ लोन्स, लोन्स तो कतई नहीं है। फुल पेमेंट, फुल पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में हम लोग कैसे एक ही बार पैसा चुका देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके कैसे चुकाएंगे, ये भी नहीं है। सी नंबर पार्ट पेमेंट मतलब आधा, आधा आधा करके हम लोग पैसे को क्या करते हैं, फिर चुकाते हैं, किस्तों में चुकाते हैं। तो ये सी नंबर जो है, सी ऑप्शन सही है। चौथा, यस जैक दैट्स व्हाट्स वरिंग मी, तो हाँ जैक उसी की तो मुझको चिंता हो रही है। वरिंग, वरिंग का अर्थ होता है चिंता होना, तो वरी का दूसरा शब्द यहाँ पर ढूंढना है। वरी का अर्थ होता है चिंता होना। तो आगे देख लेते हैं शब्दों का क्या क्या अर्थ है। ए नंबर सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग का अर्थ होता है आश्चर्य करना। इरिटेटिंग चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाना, तो ये भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाना। ट्रबलिंग मतलब, ट्रबलिंग का अर्थ है
परेशान होना, चिंतित होना। तो ये जो सही अर्थ है वरी का क्या होता है, वरी का जो सही अर्थ है वो ट्रबलिंग, मतलब परेशान, वही तो हमको परेशान कर रहा है, चिंतक, उसी के लिए मैं चिंतित हूँ बोलती है। तो ये ट्रबलिंग जो है सही अर्थ होगा किसका, वरिंग का। फिफ्थ नंबर, सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स। मान लो आप इसको ले जाओ और पूरा फुल पेमेंट कर दो, पे ऑफ मतलब पूरा पेमेंट कर दो, कम से कम तुम्हारा एक बिल। तो यहाँ पे ऑफ का अर्थ पूछा जा रहा है। तो पे ऑफ मतलब पूरी तरह से पेमेंट कर देना, फुल पेमेंट। तो गिव अवे मतलब त्याग देना। मेक फुल पेमेंट, तो यही बी ऑप्शन सही है। पे इन इंस्टॉलमेंट, किस्तों में पटाना, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो सही है। तो इतना तो हमारा ऑब्जेक्टिव, ये सभी परीक्षा में आता है और परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं ग्रामर। तो ग्रामर उन सभी लोगों के लिए जो आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, ग्रामर मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों का मैंने बना दिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं यूज ऑफ डू डज डिड। तो डू डज डिड का कैसे प्रयोग होता है। तो डू और डज जो है कौन सा टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो डू जो है किसके किसके साथ होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, मतलब फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ, सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर और प्लूरल यू के साथ, और थर्ड पर्सन में प्लूरल दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इन सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग हम लोग ही सी इट या किसी व्यक्ति के नाम या लड़की के नाम या लड़के के नाम के साथ भी साथ डज का प्रयोग करते हैं, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के साथ प्रयोग करते हैं। और ये जो डिड है वो पास्ट टेंस का है। तो हम लोग आगे देखते हैं, लुक एट द यूज ऑफ डू इन द फॉलोइंग डायलॉग्स। यहाँ पर एक वार्तालाप है, इसमें डू डज डिड का किस तरह से प्रयोग किया गया है इसको हमको देखने के लिए बोला जा रहा है। तो आगे देखो, जिल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन। यहाँ जिल पूछ रही है अपनी आंट जेन से कि आप हमारे इस छोटे से घर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा लगा हमको एक छोटा सा, हमारा एक छोटा सा घर। तो यहाँ डू का प्रयोग किया गया है। तो देखो, व्हाट डू यू, तो ये जो डू है किसके है, डू जो है यहाँ प्रयोग किया गया है यू के साथ। यू क्या है, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है यू, यू के साथ डू का प्रयोग हुआ है। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ डू का प्रयोग हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, व्हाई डू यू थिंक। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पर, बट जैक इफ यू डोंट पे रेंट। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखो यू के साथ क्या का प्रयोग किया गया है, डोंट का प्रयोग किया गया है यू के साथ। अगर आप नेगेटिव है लेकिन, है ना, डू नॉट का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, यहाँ पर भी डोंट का प्रयोग किया गया है। फिर आगे हम लोग पूरा वाक्य में नहीं पढ़ रहा हूँ, जहां जहां पर ये डू और डिड का प्रयोग किया गया वहीं उसको देख लेते हैं। बट डोंट यू सी, दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट। तो देखो यहाँ डोंट यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, यहाँ पर ही सी इट कहीं नहीं लगा हुआ है, सब में यू के साथ क्या हुआ है, डोंट, नेगेटिव है इसलिए डोंट यू, मतलब डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। फिर आगे देखो, आंट जेन, आई डोंट सी, तो आई के साथ भी, सब्जेक्ट आई के साथ भी क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट आई के साथ भी डोंट लगा हुआ है। ही सी इट के साथ कहीं पर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, डोंट नहीं लगा हुआ है ना, केवल आई के साथ यहाँ पर अभी तक हमने जो देखा यू के साथ लगा हुआ है, आई के साथ। फिर यहाँ पर भी देखो ये यू क्या है, ये भी क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, उसके साथ भी। एंड हाउ डू यू परपोज टू पे द बैक, पे यू टू पे दैट बैक। तो यहाँ पर भी देखो यू के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का प्रयोग किए हैं। आगे देखो यहाँ, डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे। डॉक्टर्स डोंट, तो डॉक्टर्स क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन ये क्या है, प्लूरल है। तो देगा, अगर डॉक्टर्स हम लोग प्रयोग नहीं करते तो उसके बदले में अगर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते तो दे डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ डोंट लगा हुआ है। आगे देखो, द यूज ऑफ द वर्ब डू, यहाँ पूछा गया है डू इज वन ऑफ द थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो डू जो है तीन वर्ब में से ये भी एक वर्ब है। तो तीन सहायक क्रिया मुख्यतः होती है टेंस में,
केवल 3 सहायक क्रियाएं होती हैं मुख्यतः टेंस में, उनमें से डू भी एक है। तो बी का अर्थ क्या है यहाँ पर? बी जो है मतलब जितने भी कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इज अम आर, ये क्या है? बी है। इज अम आर बीन, बीन भी क्या है? बी के अंतर्गत आता है। वॉज वेयर, ये भी क्या है? ये सभी क्या है? विल बी, बी तो वही आ ही रहा है, विल बी, तो ये सभी बी के अंतर्गत। अगर बी लिखा हुआ है तो या तो वहां पर प्रेजेंट टेंस में इज अम आर आएगा, या तो पास्ट टेंस में वॉज और वेयर आएगा, या तो परफेक्ट टेंस में बीन आएगा या बी आएगा। तो ये सभी क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं। और डू, डू का 3 रूप होता है, मतलब डू का जो दूसरा होता है डज लिखते हैं हम लोग, डज लिखते हैं थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ। और हैव का देखो प्रेजेंट टेंस में हैव और पास्ट टेंस में इसका हो जाता है हैड, पास्ट टेंस में हैड। तो ये सभी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। और इनमें से मतलब डू भी आता है। इन इंग्लिश एंड इज यूज्ड टू मेक क्वेश्चन एंड नेगेटिव फॉर्म्स। इनका प्रयोग क्या के लिए करते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए और नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे डू के साथ नॉट लगा देते हैं तो डू नॉट हो गया डोंट। नॉट दैट वी यूज डू, इट, आई, वी, यू, दे। तो देखो यहाँ स्पष्ट इसी चीज को मैं बताते आया कि डू का प्रयोग किस कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है? आई के साथ, फिर वी के साथ, फिर यू के साथ, फिर दे के साथ, है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही सी इट के साथ, है ना, ही सी इट के साथ हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखो द यूज ऑफ द वर्ब डिड। तो ये वर्ब डिड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? डिड इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब डू। तो डू का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या है? डिड है। इट कॉमनली अपीयर्स बिफोर अनदर वर्ब, ये दूसरे वर्ब के पहले अधिकतर वो दिखाई देता है। when there is an auxiliary verb, the main verb does not need to be marked or tense because the tense is shown in auxiliary. Consider the following sentence। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। didn't the students like the story। तो देखो यहाँ didn't, ये क्या है? did not का शॉर्ट फॉर्म didn't, did not का शॉर्ट फॉर्म didn't है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। the students, फिर यहाँ ये क्रिया का पहला रूप है। यहाँ like क्यों पहला रूप हो गया? क्योंकि did not प्रयोग किए हैं, इसलिए यहाँ क्रिया का पहला रूप हो गया the story। फिर आगे यहाँ पर भी देखो did लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस है। और क्रिया का पहला रूप लगेगा यहाँ by, by क्रिया का ये क्या है? पहला रूप है by जो है। और इसका दूसरा और तीसरा रूप होता है टू बाय, बोट, बोट। तो यहाँ चूंकि डिड लगाए हैं इसलिए ये बदल गया, क्रिया का पहला रूप हो गया। तो ये दोनों ही टेंस कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस में है, और जहां पर डिड का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं रिमेंबर। द शॉर्टन फॉर्म्स डोंट, डजंट एंड डिडंट। ये शॉर्ट फॉर्म है क्या का? डू नॉट का, डज नॉट का और डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, डजंट एंड डिडंट या तो डिडंट are used in everyday informal language। The full forms देखो, do not, don't का full form क्या होता है? Do not। doesn't का full form does not, और didn't का full form did not are used in more formal situations। फिर आगे हमारे लिए यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। fill in the blanks in the following conversation with the appropriate form of verbs do and did। तो हमको इस जो खाली स्थान दिया है उसको किससे भरना है? डू और डिड से भरना है। डू और डिड से भरना है, केवल इन्हीं से भरना है, दूसरा सहायक क्रिया से नहीं है ना, केवल इन्हीं से भरना है। कभी कभी नेगेटिव भी हो जाएगा, हमको नकारात्मक वाक्य भी भरना पड़ेगा। तो पूरा वाक्य हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जहां जहां पर ये वाक्य है, खाली स्थान है, उसको पढ़ेंगे। जिल, यस मॉम, शी लाइक्ड आवर हाउस but she didn't like the idea of buying it on installment। तो जिल जो है अपनी मम्मी को बता रही है कि हाँ माँ, आंट जेन आई थी और उन्होंने हमारे घर को बहुत पसंद किया, लेकिन क्या को पसंद नहीं किया? बट लगा हुआ है ना, इसीलिए हम लोग क्या लगाए हैं? डिडंट, क्योंकि इससे वो सहमत है, लेकिन लेकिन
बट लगाए हैं, मतलब वो कुछ चीजों से वो सहमत नहीं हुई। कौन सा चीजें? बट शी डिडंट लाइक, लेकिन वो पसंद नहीं की। डिडंट लाइक ये क्रिया का पहला रूप। क्यों क्रिया का पहला रूप? क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है। तो डिडंट लाइक क्या को पसंद नहीं की। द आइडिया ऑफ बाइंग इट ऑन इंस्टॉलमेंट, कि उस विचार को कि हमने इसको किस्तों में खरीदा है, इस विचार से वो सहमत नहीं हुई। तो यहाँ पर डिडंट का प्रयोग होगा। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ मदर, वाई डिड सी रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर। तो उसकी माँ पूछ रही है कि वह क्यों इनकार कर दी। कहा? फर्नीचर में कुर्सी पर बैठने के लिए वो क्यों इनकार कर दी। वाई डिड सी रिफ्यूज, तो ये क्रिया का पहला रूप है रिफ्यूज, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? डिड लगा हुआ है। पास्ट टेंस डिड का प्रयोग करते हैं तो क्रिया का पहला रूप लगता है। तो उसकी माँ पूछ रही है क्यों वो फर्नीचर पर बैठने से इनकार कर दी। दैट्स अमेजिंग, तो समझ से बाहर है बोल रही। जैक, बट आंट जेन वॉज वेरी काइंड एंड कंसिडरेट। तो जैक बोल रहा है कि लेकिन आंट जेन जैसे भी वो बहुत ही दयालु थी और एक दूसरे को ख्याल रखने वाली थी। डिड यू नो व्हाट शी गेव अस एट द टाइम ऑफ हर डिपार्चर। तो पूछ रहा है क्या आपको पता है। डिड यू नो ये क्रिया का पहला रूप है नो, या फिर से डिड का प्रयोग, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू नो क्या आपको पता है। व्हाट शी गेव अस कि उन्होंने हम लोगों को क्या दिया। एट द टाइम ऑफ हर डिपार्चर जब वह प्रस्थान कर रही थी उस समय। मदर, व्हाट डिड सी गिव यू, उन्होंने तुमको क्या दिया। गिव क्रिया का पहला रूप है, तो यहाँ डिड लगाने से ही है ना, सभी पास्ट टेंस में है। व्हाई व्हाई डू सी गिव यू नहीं होगा। व्हाई डू सी गिव यू, व्हाई डज सी गिव यू, व्हाट डज सी गिव यू ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि सब पास्ट टेंस में आ रहा है। व्हाट डिड सी गिव यू, उन्होंने तुमको क्या दिया। अ 10 पाउंड रूपी, ए 10 पाउंड चेक। तो वो जिल बोलती है कि वो हम लोगों को क्या दी। 10 पाउंड का चेक दी। आगे हम देखते हैं यहाँ मदर, व्हाट डिड योर पर्पस टू डू विद दैट एक्स्ट्रा मनी। तो अभी उसकी माँ पूछ रही है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारे लिए 10 पाउंड मिल गया है, उससे तुमको क्या करने का विचार है। व्हाट डिड यू परपोज, मतलब तुम क्या करने का तुम्हारा विचार है। परपोज ये क्रिया का पहला रूप है, तो उससे आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है, उससे आपको क्या करने का विचार है। फिर आगे देखते हैं मदर, गुड गुड हेवंस यू स्पेंट इट ऑलरेडी, क्योंकि जिल बोल रही है वी हैव स्पेंट इट ऑलरेडी, हमने तो इसको तुरंत खर्च कर दिया। बोल रही है भगवान तुमने बहुत जल्दी इसको खर्च कर लिया। व्हाट डिड यू डू विद दैट मनी, तो पूछ रही है कि तुमने उस पैसे से क्या किया। व्हाट डिड यू डू क्रिया का यहाँ फिर से पहला रूप। व्हाट डिड यू डू विद दैट मनी, उस पैसों से आपने क्या किया। जिल, आई सेंड इट टू डॉक्टर मार्टिन्स। तो बोल रही है जिल कि मैंने उस पैसे को पोस्ट कर दिया, किसके लिए। डॉक्टर मार्टिन के लिए। डिडंट आई डू अ गुड थिंग मैम, तो यहाँ प्रश्न क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया मम्मी। बोल रही डिडंट आई, डिड आई डू नहीं होगा, लेकिन क्या मैंने अच्छा काम नहीं किया। डिडंट आई डू गुड थिंग्स मैम, तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा डिडंट। फिर आगे मदर, टू डॉक्टर मार्टिन्स, व्हाई डिड यू सेंड इट टू डॉक्टर मार्टिन। तो उसकी माँ पूछ रही है डॉक्टर मार्टिन के लिए, तो तुमने डॉक्टर मार्टिन के लिए क्यों भेज दिया, पूछ रही उसकी माँ। आगे दिल, फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो बोलती है कि हमारी आखिरी किस्त के लिए। मदर, ओ आई सी, तो उसकी माँ बोलती है तो ऐसी बात है। हाउ नाइस ऑफ यू, तुम कितनी भोली हो, कितनी अच्छी हो। यू डिड द राइट थिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। माय डियर, मेरे प्रिय जिल। थैंक्स मैम, तो जिल बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी आपके इस काम के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ये जो 10वीं कक्षा का जो द नेवर नेवर रेस्ट नेस्ट, द नेवर नेवर नेस्ट का ये जो एक्सरसाइज था और कुछ ऑब्जेक्टिव और ग्रामर का भाग था, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी आपको नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जरूर कमेंट करके सुझाव दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, ताकि उसके आधार पर मैं और भी आपको आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो में बना सकूंगा। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।